हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अहमदाबाद इंडिया में, जो कि गुजरात का कैपिटल है, एक बोइंग 787 लंदन गेटवे के लिए अपनी परवाज़ भरता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है और वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत के ऊपर जाके गिर जाता है, जिससे जहाज़ के अंदर जो लोग बैठे थे वो भी हलाक हो जाते हैं और कई लोग ज़मीन पे भी हलाक हो जाते हैं। एक शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो मोजज़ाना तौर पर बच गया और वो उसने छलांग लगा दी जहाज़ से। उसकी कुछ हड्डियाँ वगैरह कहते हैं कि फ्रैक्चर हो गई हैं, थोड़ा-सा बर्न वगैरह भी है बाजू पे, लेकिन वो बच गया है और इस वक़्त वो हॉस्पिटल में है। उस पर भी बात करेंगे। ये सारे जो सिलसिला है, हादसा जो है, वो कहा जाता है कि कभी भी अचानक नहीं होता। उसमें काफ़ी टाइम लगता है उस चीज़ को डेवलप होने में, जो फिर बाद में जाके हमें हादसे की शक्ल में हमारे सामने आती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो है वो आपके जाने-पहचाने में अपना ओमकार चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना ओसीएन नेटवर्क चैनल भी चलाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमारे लिए वक़्त निकाला। चौधरी साहब, बहुत अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है, ये जो जहाज़ क्रैश हुआ है, अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस हवाले से? देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ये है कि अमेरिका से ही 3 एजेंसियां आ रही हैं जांच पड़ताल के लिए। और ये इनमें काम ख़राब है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन से जुड़ी हुई टीम है। इसके अलावा बोइंग कंपनी की जांच टीम अलग से, और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड जी, जी, जी। NTS, ये 3 एजेंसियां तो अमेरिका से आ रही हैं और एक ब्रिटिश एजेंसी आ रही है। और हुँ, एक एक हमारी भारत की अपनी एजेंसी है जो इस तरह की दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल करती है। जी, जी। और ये सारी एजेंसियां अब, चूंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, डीवीडी मिल चुका है, ठीक कह रहे हैं आप। दूसरे जितने भी उपकरण होते हैं वो सब मिल गए हैं, मिल गए हैं। उनमें उनमें से कोई भी मिसिंग नहीं है। ठीक है। अब यहाँ बहुत ये सारे सवाल लोग। पैदा होता है, यहाँ एक सवाल जी। पैदा होता है चौधरी साहब, बीच में मैं आपको अचानक काटूँगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें वो तकल्लुफ़ात में हमें एक-दूसरे के साथ नहीं पड़ना चाहिए। आप भी अगर बीच में लुक़मा देना चाहें तो बेशक यू आर मोस्ट वेलकम। ये कहा जा रहा है कि जो यूएस की टीम आ रही है वो बेसिकली ब्लैक बॉक्स कलेक्ट करने के लिए आ रही है। वो चाहते हैं कि इस ब्लैक बॉक्स को हिंदुस्तान में ना खोला जाए, इसके ऊपर हिंदुस्तान में रिसर्च ना की जाए, बल्कि इसको अमेरिका ले जाया जाए और वहाँ पे इसको खोला जाए। कुछ लगता ये है कि बोइंग वाले और अमेरिका वाले जो है, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के ज़रिए दुनिया को ये पता चले कि आखिर वजह क्या थी और फिर ब्लैक बॉक्स वहाँ लेके जाएँ और इसको सारा जो है वो, अगर कोई ऐसी बात है जो वो नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले तो उसको वो छुपा दें। क्या भारत ब्लैक बॉक्स देगा बोइंग को कि वो उसको अमेरिका लेके जाएँ? नहीं, मैं कोई ऐसी अनड्यू इस पे कमेंट नहीं करूंगा जो मुझे पता नहीं है और जो तकनीकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर अच्छा। कोई भी जांच एजेंसी बाहर से आकर के हुँ। ये चाहे कि हम, जो भारत की अपनी जांच एजेंसी है, जी, जी। उसको ओवर रूल कर जाएं, ऐसा अब भारत में संभव नहीं है। ये ठीक है। जितनी एजेंसियां आ रही हैं, चाहे बोइंग की आ रही है, यूएन की जी, आ जी। रही है या अमेरिका की आ रही है, ये सब सहयोग करेंगी, ना कि हुँ, हुँ, उसको हुँ। जो है डोमिनेट करेंगी। ठीक है। और ब्रिटिश एजेंसी भी जो आ रही है वो भी सहयोग करने के लिए आ रही है, डोमिनेट करने के लिए नहीं आ रही है। ठीक जांच है। हमारी एजेंसी करेगी। अच्छा, हमारी एजेंसी को जो लगेगा, जो सही लगेगा वो करेगी। ठीक और है। मिर्जा साहब, आप भी और अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत के लिए अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। तो हुँ। हम किसी भी एजेंसी को, किसी भी देश को डोमिनेट करने की परमिशन नहीं देंगे। नहीं देंगे, ठीक है।
ठीक है। और हादसे की वजूहात के बारे में क्या कहा जा रहा है? हादसा देखिए, कैसे हो गया ये? मैं कई लोगों के विचार सुन रहा हूं और एक कमर्शियल पायलट का हम्म धवन साहब का मैं सुन रहा था, संदीप धवन, जो हम्म इस समय कमर्शियल उड़ानों को बाकायदा ठीक संचालित है। कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। हम्म उनका इंटरव्यू किया है आदि अचिंत ने, हमारे मित्र हैं, और उन्होंने सारे जितने भी टेक्निकल आयाम हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन सब को कवर किया है। उन्होंने, जो लोग कह रहे हैं कि सबोटाज हो सकता है, टर्की की कंपनी का सेलेबी का नाम लिया जा रहा है जी। एक कोर्ट ने, जब ये सब क्लैश हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत ने एक फैसला किया था कि इसके पास जो काम है टर्की की सेलेबी एजेंसी के पास, उसको वापस ले लिया जाए सिक्योरिटी रीजन से। और कोर्ट ने कहा था कि नहीं, अभी इसको करने दीजिए, जुलाई तक शायद उसको स्टे मिला था। तो उसको लेकर के भी तमाम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें केवल कयास हैं, आशंकाएं हैं। हम्म। जो कल मैं पायलट साहब की बात सुन रहा था, उनका कहना था कि ये एक्चुअल में संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी एक आदमी या किसी एक एजेंसी के हाथ में सिक्योरिटी के पैरामीटर्स और जांच पड़ताल का काम नहीं होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। उसको क्रॉस चेक किया जाता है। और हिंदुस्तान के हवाई अड्डों के भीतर अब कोई घुस नहीं सकता है सबोटाज करने के लिए, क्योंकि उसकी चार चार पॉइंट्स पर सघन तलाशी होती है और जांच पड़ताल होती है। जब से हमारा वो AIC 814 हाईजैक हुआ था, जी जी जिसको जी। कंधार ले जाया गया था, उसके जी बाद से बिल्कुल। अब किसी तरह की कोई हरकत कर नहीं तो सकता है। हाईजैकिंग नहीं है, हाईजैकिंग नहीं है, फाउल प्ले नहीं है इसमें। फाउल प्ले ठीक है नहीं ना? है और सबोटाज नहीं है। जो मैं सैबोटाज सुन नहीं रहा है। था, जो जी अलग जी। अलग लोगों ने बात बताई है, उसके अनुसार, हालांकि जो मेन पायलट हैं हमारे सबरवाल साहब, जो इसको उड़ा रहे थे, उनका 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव है, सही। 8200 घंटे का। और जो उनके सहायक पायलट थे, उनका 1100 घंटे का है। नहीं, उन दोनों इसलिए के पायलट्स के ऊपर तो हमें कोई शक शुबा नहीं है। इंतहाई तजर्बाकार, इंतहाई अच्छे और बड़े ऊंचे कैलिबर के वो हमारे भारतीय पायलट थे। पायलट्स का तो इसमें कोई भी कसूर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर फिजिकली भी देखें तो आखिरी वक्त तक उन्होंने जहाज की नोज अप रखी हुई थी, यानी वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जहाज लिफ्ट ले। ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, घुमाया नहीं कहीं नहीं, वो ऐसे थे कि बस ये जहाज जो है किसी तरह से एक दफा वो जो लिफ्ट, उसको जो बुलंदी चाहिए 3-4 हजार फुट फीट की, वहां तक पहुंच जाए, फिर सवाल लेंगे। लेकिन ये 600 फीट से ऊपर नहीं जा सका जहाज, बदकिस्मती से। चौधरी साहब, 9 मार्च 2024 को जो बोइंग के मैनेजर थे अमेरिका में, मिस्टर जॉन बार्नेट, इनको इनकी लाश मिली थी कार पार्क से चार्ल्सटन होटल के, और वहां पे पुलिस के मुताबिक इनके गन शॉट वुंड था सर में। अब वो जो गन शॉट वुंड था, पुलिस ने कहा जी कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, जिससे ये तासुर मिलता है कि वो शायद उन्होंने खुदकुशी की है। अब उनकी जो फैमिली है, उन्होंने उस वक्त एक बोइंग कंपनी को सू किया था, और उन्होंने कहा था कि वो मैं लिख पढ़ देता हूँ आपको। ही वॉज सब्जेक्टेड टू कैंपेन ऑफ हरासमेंट, अब्यूज एंड ह्यूमिलिएशन आफ्टर ही रेज्ड कंसर्न्स अबाउट सेफ्टी इश्यूज, कि उनको बोइंग की तरफ से एक मुहिम के तौर पर हरासा किया जा रहा था, और उनको अब्यूज किया जा रहा था, और उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, जब उन्होंने बोइंग के हवाले से सेफ्टी कंसर्न्स उठाए। अच्छा, वो सेफ्टी कंसर्न जो उन्होंने उठाए वो मैंने देखे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्कर्स जो है ये अंडर प्रेशर हैं, ठीक है, काम बहुत ज्यादा है, वर्कर कम है, यानी वर्कर्स अंडर प्रेशर हैं, और उनको जानबूझ के जो पुर्जे फैक्ट्री से आते हैं वो सब स्टैंडर्ड पार्ट्स देते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। आपको पता है कि
एक खास वक्त के बाद, इतने 1000 घंटे या 100 घंटे उड़ने के बाद जहाज के कुछ पुर्जे जात चेंज किए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये पुर्जे सब स्टैंडर्ड थे, और वर्कर्स जो है वो प्रोसीजर जो होता है क्वालिटी कंट्रोल और चेकिंग का, उसमें वो हमेशा फेल होते थे। ऑक्सीजन जो है सिस्टम 787 का, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और 4 में से एक जो इमरजेंसी मास्क है, वो इमरजेंसी अगर हो तो उसमें काम नहीं कर सकता। तो अभी भी जो इंटरव्यूज हम देख रहे हैं, काफी इंटरव्यूज आए हैं जिसमें लोगों ने बोइंग की 787 की सेफ्टी के हवाले से इश्यूज उठाए हैं कि एक नहीं कई मर्तबा जो है 2015 से सेफ्टी कंसर्न्स जो है 10 साल से वो इसके ऊपर मुख्तलिफ क्वार्टर से आवाज उठती रही है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये बात सही है कि बोइंग ये जो क्रैश हुआ है, ये इन्हीं सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से जो है पैदा होने वाला कोई टेक्निकल इशू की वजह से है, तो क्या आप समझते हैं कि बोइंग का जो है वो ये एंड है, लास्ट चैप्टर था, जैसे कॉन्कॉर्ड खत्म हो गया, ऐसे अब ये बोइंग कंपनी भी फारिग हो जाएगी? देखिए, ये जो तकनीकी मामले हैं इन पर हम लोग टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इश्यूज आए हैं, 2018 में भी आए थे और कुछ दुर्घटनाएं भी घटी हैं, लेकिन इस लेवल की दुर्घटना आज तक ड्रीम लाइनर के साथ नहीं घटी। नहीं हो। मैं आपको बता दूं, 2013 में 2012 में भारत को 6 ड्रीम लाइनर मिले थे, और उनमें से एक ड्रीम लाइनर नई दिल्ली से लंदन के बीच में शुरू हुआ था, और जो फर्स्ट फ्लाइट थी न्यू दिल्ली टू लंदन, उसमें मैं भी सवार था। दिल्ली अच्छा। से करीब 30-32 पत्रकार थे, नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह थे, और उनके जो परिवहन विभाग के, नागरिक परिवहन विभाग के जो सेक्रेटरी थे वो थे, उनके स्टाफ था। और क्या शानदार एयरक्राफ्ट है ये, मैं बता नहीं सकता आपको। वो इतना शानदार अनुभव था हम लोगों का ड्रीम लाइनर की यात्रा करने का। उससे पहले भी अलग अलग एयरबस से भी किया है, इससे भी किया है, तो वैसा अनुभव किसी विमान का नहीं था। हाँ, जब इतना शक्तिशाली ये एयरक्राफ्ट है कि करीब 9000 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से लंदन की, और उससे पहले बीच में फ्यूल लेने के लिए उतरना पड़ता था जर्मनी में या दूसरी जगहों पर, लेकिन ये सीधा हीथ्रो हवाई अड्डे पर जाकर के उतरा था, लैंड किया था इसने। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यात्रा की सुविधा और जो सुख सुविधाएं, मतलब सीट के बीच में जो स्पेस है, या जो तमाम मनोरंजन के साधन, अंदर हर सीट के पीछे एक स्क्रीन आपको मिलेगी, तमाम चीजें उसमें उपलब्ध थी। बेहद सुकूनदायक यात्रा इसकी रही, 9 घंटे पता ही नहीं लगे, और थकान भी कोई महसूस नहीं हुई कि इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। कुछ कुछ कंसर्न्स रहे हैं, और जो ड्रीम लाइनर हमारे पास हैं, यानी भारत के पास हैं, इनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है। 10-12 साल की उम्र है कुल, और 10-12 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती है जो यात्री विमान होते हैं। जो 3-4 एजेंसियां अब इसके काम में लगेंगी, उनमें जाहिर है बोइंग ने भी, बोइंग के चेयरमैन जो और सीईओ केली आर्टबर्ग का, एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनके पास फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हम एक टीम भेज रहे हैं, आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि ब्लैक बॉक्स वो अमेरिका ले जाने की कोई जिद कर रहे हैं या उनकी कोई इच्छा ठीक है। है। ये एक मतलब वो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। परसेप्शन और क्रिएट। और ये बोइंग और एयरबस के बीच में कोई आज की लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। एक दूसरे की मार्केट खराब करने के लिए ये सब इस तरह की चीजें चलाने की कोशिश करते हैं। पर देखिए,
मुझे लगता है तकनीकी टीमें जब इस पर इसकी जांच पड़ताल करेंगी तो समझ में आएगा। एक कल मैं इंटरव्यू जो सुन रहा था उसमें ये बताया गया था कि जब इतना बड़ा जहाज, 2 इंजन वाला जहाज टेक ऑफ करता है तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखता है पायलट उड़ान भरने से पहले, टेक ऑफ से पहले, कि कुल मिलाकर के इस समय वजन क्या है, यात्रियों का वजन कितना है, उनका लगेज कितना है, खुद विमान का अपना कितना वजन है और कितना फ्यूल उसमें भरा गया है, यानी कुल मिलाकर के कितना। और जो टेम्परेचर था उस दिन अहमदाबाद का वो 43 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। और उसमें ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि क्या ह्यूमन एरर तो नहीं हो गया है, क्योंकि दोनों पायलट बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और ह्यूमन एरर की कोई संभावना दिखाई देती नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि स्थितियां परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कई बार कि आपने कोई चीज जो है वो, जैसे इसके जो गियर हैं, जो पहिए हैं जहाज जिनसे लैंड करता है, वो आखिरी टाइम तक भी खुले हुए देखे गए। इस पर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये खुले हुए क्यों थे, क्योंकि टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट या सह पायलट जो है वो इनको अंदर ले लेता है। नंबर 2, जो यात्री बचा है उसने ये कहा है कि साहब जब टेक ऑफ किया था तो सारी बत्तियां बंद थी और आमतौर पर ये एहतियात बरता जाता है, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ हुआ वैसे ही सारी बत्तियां जल गई और ग्रीन बत्ती भी जल गई अंदर। ये दूसरा। तीसरा ये बताया गया, जो पायलट कल इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने कहा कि जो डैनों पर फ्लैप होते हैं उनकी कंडीशन क्या है जिस समय टेक ऑफ कर रहा है विमान, वो जरा देखने वाली बात होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई चूक हो गई है, यानी वैसे तो आप ऊपर जा रहे हैं लेकिन अगर फ्लैप वगैरह है उसकी कंडीशन अगर आप ठीक करना भूल गए हैं तो वो विमान को नीचे की तरफ खींच सकता है। ये सारी चीजें जो हैं अब चूंकि टेक्निकल टीमें आ रही हैं, आ गई हैं, लैंड कर रही हैं, तो वो ब्लैक बॉक्स और डीवीआर और तमाम चीजें, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में बहुत डिटेल जानकारी होती है, जो आपस में दोनों पायलट बात करते हैं कॉकपिट में, वो चीजें भी रिकॉर्ड होती हैं जो एटीसी को सुनाई नहीं पड़ती हैं, और जो एटीसी से बात हुई है उनकी वो भी उसमें रिकॉर्ड होती है। और जो बाकी की चीजें होती हैं, मतलब पैरामीटर्स क्या थे, बाहर का तापमान क्या था, अंदर का तापमान क्या था, कौन सी गलती हुई है, कौन से उपकरणों पर गलत हाथ पड़ गया है या कुछ भी हुआ है, वो सारा आपको ब्लैक बॉक्स में मिल जाएगा। डीवीआर में आपको वो सारी चीजें रिकॉर्ड मिलेंगी, वॉइस और दूसरी तमाम चीजें। तो अब एजेंसियां आ रही हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मिर्जा साहब। तो बिल्कुल इस जी, पर इसमें तो कोई शक नहीं। उस पर कई तरह के बयान लोग दे रहे हैं, एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी में कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। 265 जिंदगियां जो हैं वो खत्म हुई हैं और ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बोइंग पर भी लगा है, क्योंकि इतना विश्वसनीय विमान उनका गिरा है और वो भी टेक ऑफ के केवल 1 मिनट के भीतर। तो उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। 6% शेयर डाउन हुए हैं अगले ही दिन बोइंग के। अच्छा, एक और आखिरी बात ये है कि अब लोग कह रहे हैं कि जी जिस दिन ये जहाज गिरा है वो 11 तारीख थी, सीट नंबर जिस पे बंदा बचा है वो भी 11 नंबर सीट है, और हॉस्पिटल में जब उसको लेके गए तो जो बेड दिया वो भी 11 नंबर है। इसमें कोई ये अब वो कोइंसिडेंस एक है? संयोग हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। वैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब भी लंदन आ रहे थे अपनी बेटी के पास, तो उनकी भी डेथ हुई है। उनके बिल्कुल। साथ भी एक संख्या लगी हुई है। 11 तारीख नहीं, शायद 12 तारीख को यह विमान दुर्घटना हुई है, तो 12-6 करके एक संख्या जो है वो उनके साथ भी है।
उनके मोबाइल नंबर, उनकी गाड़ी के नंबर कुछ इसी तरह के हैं, और संभवतः अपना लकी नंबर मानते हुए 12/6 की ही फ्लाइट उन्होंने बुक भी कराई होगी, लेकिन वो लकी नंबर नहीं रहा। आखिरी जो समय था वो उनका बहुत ही खराब रहा, गुजरात के लिए भी, भारत के लिए भी, और खुद विजय हाँ, रूपाणी बिल्कुल साहब के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक वाकया है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण एनालिसिस किया है। आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, चौधरी साहब ने बड़ी तफसील से हर पहलू पे जो है वो रोशनी डाली है। और जाहिर है कि एक बात अब हमें तसल्ली है, वो जो कि हमें चौधरी साहब ने तसल्ली दी है कि भाई आप टेंशन ना लें। ऐसी कोई बात नहीं है कि अमेरिका से कोई आ जाएगा या लंदन से कोई आ जाएगा और कहेगा ब्लैक बॉक्स हम लेके जा रहे हैं। ये वो ज़माना नहीं है जब खान साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। तो ये है कि वो बताया है चौधरी साहब ने कि भाई ये लोग हमें असिस्ट करने के लिए आ रहे हैं। फ़ोन करके भी उन्होंने बोला है हमारे यहाँ पे जो एविएशन के महत्वपूर्ण हमारे ऑफिसर हैं उनको, चीफ को, कि भाई वी आर सेंडिंग अवर टीम टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू। तो इसकी खोज तक जाएगा भारत। ये एक डिफरेंट किस्म का भारत है। लोगों को जो आज से 20-25 साल पहले भारत गए हैं या जिन्होंने उस भारत को देखा है, वो नहीं समझ सकते कि ये जो नया भारत है ये किस किस्म का भारत है। ये असर्टिव भारत है, ये अपनी जगह पे खड़े होने वाला भारत है। इसका सबूत तो जयशंकर जी ने दुनिया के हर फोरम पर जाकर दिया है, जहां उन्होंने इंडिया के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को और जो स्नब करने की जो कोशिश की जाती रही है इंडिया को, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी तरह से इसका भी खोल लगाया जाएगा। हम जैसा हमेशा कहते हैं कि हमारी हमदर्दियां, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारे इमोशंस जो है उन फैमिलीज के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं। बड़ी बड़ी दास्तानें आ रही हैं। हर जो हलाक हुआ है इस हादसे में शख्स, उसका एक कहानी, एक दास्तान है जो बड़ी दुखद होती है, क्योंकि वो कामयाब नहीं हो सके। उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात, और कई बच्चे उसमें मारे गए हैं, कई महिलाएं मारी गई हैं, कई नौजवान मारे गए, कई स्टूडेंट मारे गए। एनीवे, देखते रहिए हमारा शो। मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना